वेलकम टू अ न्यू वीडियो। टू ये हरे आज के न्यू एपिसोड्स। एपिसोड 31 लातों के भूत। ऑक्शन हॉल के बाहर शौर्य और आर्या की मुलाकात एक जोड़ी से हुई, जिन्हें देखकर शौर्य के दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया। दूसरी तरफ आर्या का चेहरा उतर गया था। निखिल मंडोरा आर्या के मामा का लड़का था और वह हमेशा उसे परेशान करता रहता था। आर्या ने उसे इससे पहले 2 बातें पीट दिया था, लेकिन वह अपनी शैतानी चलने से बाज नहीं आता था। जब निखिल और अनिका ने आर्या को देखा तो उनके चेहरे पर भी एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वह दोनों तुरंत आर्या को तरफ बढ़े, पर उन्होंने शौर्य को देखा ही नहीं था। जब निखिल आर्या के सामने आया तो हंसते हुए बोला, क्या बात है आर्या, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? और ये लड़का कौन है? तुम्हें पता है ना पिछली बार तुम्हारे पापा ने तुम्हें कैसे डांटा था? फिर भी तुम ऐसी हरकतें कैसे कर सकती हो? तभी आर्या बोली, निखिल तुम अपने काम से काम रखो, वरना तुम्हारी फिर पिटाई करनी पड़ेगी। इस बात को सुनकर अनिका ने ताना मारते हुए कहा, निखिल बेबी क्यों उसे समझाने में अपना वक्त जाया कर रहे हो, सीधे अपने अंकल को फोन करके बोल दो। जब निखिल ने ये सुना तो वह एक डेविल स्माइल के साथ मुस्कुराया और अपना फोन निकालने लगा। उसने फोन निकलकर प्रताप का नंबर डायल कर दिया। दूसरी ओर आर्या बिल्कुल शांत खड़ी थी। दूसरी तरफ से फोन उठाया पर निखिल कुछ बोल पता उसके पेट में इतनी जोर से लात पड़ी कि वह हवा में उड़ गया, पर उसके हाथ का फोन शौर्य के हाथ में आ गया। शौर्य ने फोन हाथ में पकड़ा और बोला, प्रणाम ससुर जी, कैसे हैं आप? क्या आप इस इंसान को जानते हैं जिसके फोन से मैं बात कर रहा हूँ? प्रताप दूसरी ओर से बोला, हाँ ये मेरा भांजा है, आर्या के मामा का लड़का निखिल है। क्या हुआ, इसने कुछ गड़बड़ की है क्या? जी नहीं, दरअसल जब मैं और आर्या ऑक्शन हॉल से बाहर आ रहे थे तो ये लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड आर्या को गालियां दे रहे थे, साथ ही साथ उसे भला बुरा बोल रहे थे। तो मैंने जब उसे ठोक दिया तो उसका फ़ोन मेरे हाथ में गिरा और उस पर आपका नंबर दिख रहा था। लगता है वह आर्या को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। शौर्य ने बड़ी ही शांति से पूरा घटनाक्रम प्रताप को सुनाया। प्रताप ने दूसरी तरफ से कहा, उसकी ये मजाल, पिछली बार भी उसी के कहने पर मैंने आर्या को डांट दिया था, अब वह फिर से ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। जी करता है उसकी टांगें तोड़कर उसे घर में बिठा दूं। तभी शौर्य अपना सिर खुजाते हुए बोला, अंकल अगर मैं कहूं कि उसकी टांगें तोड़ दी गई है तो कैसा रहेगा? प्रताप ये सुनकर हैरान हुआ, फिर लाचारी से बोला, मैं उसके माँ बाप को बता दूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। ठीक है अंकल। इतना कहकर शौर्य ने फोन काट दिया और निखिल के पास आया। दूसरी तरफ अनिका और आर्या शौर्य के इस बेबाक स्टाइल से हैरान हो गई थी। उन दोनों को तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे उसने एक लात में निखिल को अपनी जगह से दूर उड़ा दिया और कैसे उसने सारा मामला पलटकर निखिल को दोषी बनाया। शौर्य ने निखिल को उसके बालों को पकड़कर उठाया और एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। उसके बाद उसने एक जोरदार किक उसके घुटने पर मार दी, जिससे उसका एक पैर पूरी तरह टूट गया। फिर एक और किक उसके दूसरे घुटने पर मार दी। ये इतना तेजी के साथ हुआ कि निखिल अपने दोनों पैर पूरी तरह टूटने के बाद चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुअर की तरह लग रही थी। निखिल दर्द के मारे तड़प रहा था, लेकिन शौर्य उसे सिर्फ एक हल्की मुस्कान के साथ देख रहा था। उसके बाद शौर्य अनिका के पास आया। उसने अनिका के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिसकी वजह से उसके सारे दांत उखड़ गए और उसका चेहरा सूज गया। उसकी सारी खूबसूरती गायब हो गई थी। फिर शौर्य ने निखिल को खींचकर आर्या के पास लाया और बोला, निखिल मंडोरा, जरा इस लड़की को ध्यान से देखना, ये आर्या राणा है जो मेरी होने वाली पत्नी है। अब मेरे होते हुए उसे ज्ञान देने कभी मत आना। अगर फिर भी यकीन ना हो तो प्रताप अंकल को फोन लगा कर पूछ लेना। उसके बाद उसने अपना मोबाइल निकाला और सिया का फोटो अनिका और निखिल को दिखाया और बोला, ये सिया अग्निहोत्री है और वह मेरी सगी बहन है, और जो तुमने उसके साथ किया वह भी मुझे मालूम है। तो मैं चाहूंगा कि कल तुम दोनों पूरे कॉलेज के सामने मेरी बहन से माफ़ी मांगोगे, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जब निखिल और अनिका ने सारी बात सुनी तो वह दोनों और भी ज्यादा कांपने लगे। उन दोनों के सामने कल की अस्पताल में देखी हुई विशाल और अभी की तस्वीर दिखाई दी। दोनों ने अपना सिर हाँ में हिलाया और निखिल को अनिका घसीटते हुए गाड़ी में बिठाकर ले गई। जब वो दोनों वहां से चले गए तो आर्या बोली, शौर्य तुमने उन्हें सीधा मरना क्यों शुरू किया? तुम उनसे बात भी तो कर सकते थे। तभी शौर्य लापरवाही से बोला, अरे मेरी प्यारी वाइफ, वो दोनों लातों के भूत थे, बातों से थोड़े ही मानेगी। चलो छोड़ो, मैं आज तुम्हें एक खास जगह लेकर जाना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ। इतना कहकर शौर्य आर्या की कार में ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने कार स्टार्ट की और वह अपने विला की ओर निकल पड़ा। कुछ देर में दोनों शौर्य के विला पर पहुंच गए। आज किसी भी गार्ड ने बदतमीजी नहीं की और उन्हें सीधा अंदर जाने दिया। विला के अंदर आते ही आर्या ने उसे ध्यान से देखा और बोली,
शौर्य, ये विला तुम्हें कब मिला? जहाँ तक मुझे पता है ये विला तो अंकल का है और उन्होंने अपनी प्राइवेट मीटिंग के लिए इसे खास खरीद कर रखा था। शौर्य थोड़ा मुस्कुराया और बोला, मैंने दुष्यंत की सारी प्रॉपर्टी उस बुढ़े से कहकर अपने नाम करवा ली है। इतना तो वह मेरे लिए करा ही सकता है। जितनी तकलीफ मैंने आज तक झेली है उसके आगे उसकी ये प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है। जब आर्या ने ये सुना तो उसे लगा उसने गलत सवाल पूछ लिया है, तो वो बोली, मैंने सुना है कि तुम अपनी मास्टर्स की पढ़ाई कल से स्टार्ट करने वाले हो। शौर्य ने उसके जवाब में सिर्फ अपना सिर हिला दिया और अंदर किचन की ओर चला गया। जब वह वापस आया तो उसके हाथ में एक प्लेट थी और एक बोतल थी। क्या करना चाहता है शौर्य? क्या उसके मन में आर्या को शराब पिलाने का प्लान तो नहीं है? कैसी रहेगी इन दोनों की केमिस्ट्री? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। एपिसोड 32 मेन विल बी मेन। जब शौर्य अपने किचन से बाहर आया तो उसके हाथ में एक प्लेट जिसमें कुछ फल और एक बोतल थी। जैसे ही शौर्य के हाथ में आर्या ने बोतल देखी उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और बोली, शौर्य, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे इंसान होगे। तुम मुझे शराब पिलाना चाहते हो? मैंने तुम्हें कितना अच्छा समझा था। तभी जब शौर्य ने उसकी बात सुनी तो इसका सिर घूमने लगा और वह मन में बोला, ये सारी लड़कियों का दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है। शौर्य ने उन फलों की प्लेट को और बोतल को टेबल पर रखा और आर्या की तरफ देखकर बोला, इस बोतल में वही लिक्विड है जिसे आज ऑक्शन हाउस में राघव ने पिया था। और ये खास फल है जो औरतों की सुंदरता बढ़ते हैं और उन्हें और भी जवान करते हैं। मैंने इन्हें खास तुम्हारे लिए लाया था और तुम हो कि मुझे उल्टा सीधा सुनाई जा रही हो। जब आर्या ने उसकी बात सुनी तब वह एकदम चुप हो गई और शर्म के मारे उसका चेहरा लाल हो गया। शौर्य ने फिर उसके सामने प्लेट बढ़ाए और वह बोला, इन फलों को खा लो, फिर तुम इस पानी को पूरा पी लेना। इसके बाद तुम्हारे शरीर के साथ कुछ अजीब होगा और तुम्हारे शरीर से ढेर सारी गंदगी बाहर आएगी, उससे डरना मत। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कहना चाहूँगा कि तुम मेरे कुछ पुराने कपड़े पहन लो ताकि गंदगी निकले तो तुम्हारी अच्छी ड्रेस खराब ना हो। उद्धरण चिन्ह। शौर्य की बात सुनकर आर्या ने तुरंत हाँ में गर्दन हिलाई। तभी शौर्य ने अपने पुराने कपड़े उसे पहनने के लिए कहा। कुछ देर बाद आर्या शौर्य के कपड़े पहन के आई। उन कपड़ों में वह पूरी तरह ढक गई थी। वह काफी क्यूट लग रही थी। जब शौर्य ने उसे देखा तो वह उसके क्यूटनेस पर फिदा हो गया और मन में बोला, हाय ये क्यूटनेस जी करता है इसे अभी इसके गोल गालों को काट खा लूं। आर्या कुर्सी पर बैठ गई और उन ओवरसाइज कपड़ों को जैसे तैसे संभालते हुए उन फलों को खाने लगी। कुछ ही देर में उसने सारे फल खा लिए। शौर्य ने फिर उसे तुरंत सारा पानी पीने के लिए बोला और बाथरूम में जाकर नीचे बैठने की किए कहा। आर्या तुरंत सारा पानी एक ही सांस में पी लिया। तभी उसे अपने पूरे शरीर में कुछ अजीब महसूस हुआ। इसका असर इससे पहले की और बढ़ जाए वो तुरंत बाथरूम में चली गई। बाथरूम में जाकर वह नीचे बैठ गई और अपने आंखें बंद कर ली। उसने अपने शरीर में जो बदलाव हो रहे थे उन्हें काफी ध्यान से महसूस किया। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोली तो देखा कि उसके सारे कपड़े एक काले रंग के तेल पदार्थ से मैले हो चुके थे। उसमें से उसे बहुत गंदी बदबू आ रही थी। वह तुरंत उठ खड़ी हुई और उसने सारे कपड़े उतारकर शावर लेने लगी। वह लगभग आधे घंटे तक नहा रही थी। आधे घंटे बाद जब वह नहाकर बाहर आई तो वह भला की खूबसूरत लग रही थी। उसका स्किन कलर और भी ज्यादा निखर गया था। उसके आंखों की रोशनी और ज्यादा तेज हो गई थी। उसकी मांसपेशियां अधिक ताकतवर लग रही थी। उसके बाल अधिक घने हो गए थे और उसका शरीर अधिक सुडौल हो गया था, मानो वह एक परफेक्ट मॉडल बन गई हो। शौर्य ने उसे देखा तो बोला, आज क्या मुझे अपनी खूबसूरती दिखाकर मार डालोगी? चलो अच्छी बात है कि तुम मेरी होने वाली बीवी हो और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ये खूबसूरती सिर्फ मेरे लिए हो। जब आर्या ने शौर्य की ये आधी कच्ची रोमांटिक बातें सुनी तो वह बोली, चल झूठे, अपनी रोमांटिक बातें अपने पास रखो, वैसे भी पहले मुझे हरा कर दिखाओ तब मैं मानूं कि तुम मेरे लायक हो। हाँ, वो भी जल्द ही करके दिखाऊंगा, लेकिन अब मैंने ठान लिया है कि मेरी बीवी तो तुम ही बनोगी। वो तो मैं देख चुकी हूँ कि कैसे तुम शनाया को ताड़ रहे थे। तुम्हें वैसी लड़कियां बहुत पसंद आती है ना, तो जाओ उसे ही अपनी बीवी बनाओ। जब शौर्य ने ये सुना तो वह बेबसी से मुस्कुराया और मन ही मन बोला, मेन विल बी मेन। जब आर्या पूरी तरह तैयार हुई तब तक रात के 12 बज चुके थे। तो शौर्य ने आर्या से रुकने के लिए कहा तो आर्या उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोली, शादी से पहले अपने मंगेतर के साथ अगर मैंने रात बिताई तो सभी लोग मुझे तरह तरह की बातें बोलेंगे, उससे अच्छा होगा कि तुम मुझे घर पर ड्रॉप कर दो। शौर्य ने भी इस बात पर उसे इनकार नहीं किया और वह दोनों तुरंत राणा मैंशन के लिए निकल गए। कुछ ही देर में वो दोनों राणा मैंशन पहुंचे। जब गार्ड ने शौर्य और आर्या को देखा तो उन्होंने तुरंत उन्हें अंदर आने दिया।
जब प्रताप, जो अभी अपना बिजनेस का काम निपटाकर अपने स्टडी से बाहर आ रहा था, उसने शौर्य को देखा और बोला, बेटा शौर्य, तुम्हारा बहुत शुक्रिया आर्या को घर छोड़ने के लिए। अब रात बहुत हो चुकी है, तुम सुबह घर चले जाना, आज रात तुम यहीं रुक जाओ हमारे साथ। तभी शौर्य ने आर्या की ओर देखा और एक तिरछी मुस्कान के साथ बोला, अंकल, दरअसल बात यह है कि मैं भी रुकना चाहता था, पर अब ये मेरा ससुराल है और शादी से पहले ससुराल में रुकना गलत है। ऐसा अभी आर्या मुझे आते वक्त बोल रही थी, तो मैं अब नहीं रुक सकता। जब आर्या ने ये सुना तो उसकी आंखें फैल गई और वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से शौर्य को गुस्से से देखने लगी और मन में बोली, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, किस बेशरम इंसान को मेरे गले बांध दिया। प्रताप तुरंत शौर्य की बात समझ गया और हंसते हुए बोला, अरे वो तो सिर्फ लड़कियों के लिए होता है, लड़के तो ससुराल में बिंदास रह सकते हैं। मैं तो अपनी शादी से पहले तुम्हारे आंटी के साथ अपने ही ससुराल में 15 दिनों तक रुका था। जब शौर्य ने ये सुना तो वह मन ही मन खुश हुआ और आर्या को चिढ़ाते हुए बोला, ये तो बहुत बढ़िया है, तो फिर मैं आज यही रुकूंगा। तो आर्या, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? उद्धरण चिन्ह, हम सारे लड़के एक जैसे होते हैं, मौका मिला तो सीधा चौका मारने आते हैं। इतना कहकर वह तनतनाते हुए वहां से चली गई। प्रताप ने शौर्य के लिए एक कमरे की अरेंजमेंट कर दी और वह उसे वहां छोड़कर अपने कमरे में चला गया। दूसरे दिन सुबह 5 बजे शौर्य जाग गया और बाहर आ गया। बाहर आते ही उसने एक छलांग हवा में मार दी और वह गायब हो गया। कुछ ही मिनटों में वह अग्निहोत्री मैंशन के बाहर था। अंदर आते ही वह अपने कमरे में चला गया। उसने कल रात को ही अपने सारे महंगे कपड़े अपने रिंग में डालकर लाए थे। उसकी नई कारें भी अग्निहोत्री मैंशन में डिलीवर हो चुकी थी। वह जल्दी से नहा धोकर रेडी होकर बाहर सोफे पर एक बैठ गया था। कुछ देर बाद सिया भी वहां आ गई थी। शौर्य को देखकर वह खुश हो गई और उसके गले लग गई और बोली, भैया आज मैं आपके साथ कॉलेज जाऊंगी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। शौर्य ने उसका सिर सहलाया और बोला, आज का दिन मेरा कॉलेज का पहला दिन है और मैं इसे सबके लिए याद रखने लायक बनाने वाला हूँ। ऐसा किस करने वाला है शौर्य आज कॉलेज में? क्या कोई नया हंगामा आज होने वाला है, या फिर आज किसकी बुरी तरह पिटाई होने वाली है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। एपिसोड 33, कॉलेज का पहला दिन, पार्ट 1। सुबह का ब्रेकफास्ट करने के बाद शौर्य और सिया अपने कॉलेज जाने के लिए निकले। नीचे पार्किंग में जब शौर्य पहुंचा तो उसकी तीनों लिमिटेड एडिशन लग्जरी स्पोर्ट्स कारें वहीं पर खड़ी थी। उन्हें देखकर शौर्य मुस्कुराया और सिया को देखकर बोला, तुम्हारे पापा ने मुझे 3 कारें लेकर दी है, तो बोलो तुम्हें कौन सी कार पसंद है? ये पहली वाली है बुगाटी वेरॉन का लिमिटेड एडिशन वेरिएंट। पूरी दुनिया में ये सिर्फ 3 मॉडल है। मैंने तुम्हारे पापा की सारी सेविंग्स इसमें यूज करके इसे खरीदवाया है। वैसे तुम्हारे पापा के कनेक्शन बहुत अच्छे हैं, मुझे ये सिर्फ एक दिन में मिल गई। दूसरी है लैम्बोर्गिनी, इसे तुम्हारे पापा ने अपने दुबई के दोस्त से सीधा यहाँ शोरूम के थ्रू मंगवाई है। और आखिरी वाली है हमारी इंडियन मॉडल टॉप क्लास थार, इसका रंग 2 तरह का है। जब ये साफ रास्ते पर चलती है तो ये एकदम डार्क ब्लैक होती है और ऑफ रोड पर यह ब्राउन रंग की हो जाती है। इसका हुड भी निकाला जा सकता है और इसमें आर्मी की गाड़ियों में लगाया जाने वाला इंजन है। शौर्य इतना बोलकर आर्या की ओर देखने लगा। आर्या ने भी काफी सोच विचार करने के बाद कहा, भैया अगर आप मुझे साइकिल पर भी अब ले गए तो मैं बिल्कुल नहीं शर्माऊंगी। बस आज के बाद मुझे कभी पराया मत समझना। मुझे उन दोनों ने आपसे दूर रखकर एकदम अकेला बना दिया था। जब शौर्य ने ये बात सुनी तो वह बोला, सिया अब मैं तुम्हारे पीछे हूं तो वे दोनों तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चलो फिर आज हम बुगाटी वेरॉन में कॉलेज जाएंगे और सबको ये बात अच्छे से समझाएंगे कि आज के बाद सिर्फ शौर्य का और उसके बहन का बोलबाला इस कॉलेज में होगा। इतना कहकर शौर्य और सिया कार में बैठकर कॉलेज के लिए निकल गए। तभी पार्किंग के ऊपर वाले कमरे के खिड़की से रागिनी यह सब देख रही थी। उसके बगल में दुष्यंत भी मुंह लटकाए खड़ा था। रागिनी बोली, आज हमारा बेटा हमारा होकर भी हमारा नहीं रहा। इतने दिनों तक वह हमारा बनना चाहता था और हमने वह उसकी कमजोरी समझी थी। अब जब उसने हमसे सारे रिश्ते तोड़ दिए और हमसे हर वो बात जबरदस्ती करवा रहा है तो मुझे अंदर से अपने आप पर घिन आती है। दुष्यंत, क्या मैं इतनी बुरी माँ थी कि अपने बेटे को पहचान न सकी, कभी उसे स्वीकार न कर सकी? मुझे ऐसा क्या हुआ था जो हर बार मुझे उससे दूर कर रहा था? बताओ दुष्यंत, मुझे बताओ। दुष्यंत ने एक गहरी सांस ली और बोला, रागिनी ये तुम्हारा और मेरा घमंड था। हमने अपने पावर का नशा एक छोटे बच्चे पर दिखाया। ये हमारी अकड़ थी। आज वह अकड़ इस लड़के ने एक झटके में तोड़ दी है, तब जाकर हमें ये दुनिया दिखाई दे रही है।
चलो अब इन बातों को छोड़ दो, तुमने देखा न कि वह कैसे सिया को अपनी बहन स्वीकार कर चुका है। अगर हमने भी उसके साथ अच्छा बर्ताव किया तो भविष्य में वह हमें भी स्वीकार कर लेगा। अब हमें भी निकलना चाहिए, हमें देर हो रही है। पिछले कुछ दिनों से हम दोनों घर पर ही थे। इसके बाद रागिनी और दुष्यंत वापस अपनी तैयारियों में लग गए। इधर शौर्य अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठकर सिया के साथ कॉलेज पहुंच गया था। कॉलेज कैंपस में एंटर करते ही सारे कॉलेज की नज़र उसके कार पर थी। शौर्य ने अपनी कार पार्किंग में पार्क कर दी और वह बाहर आया। आज शौर्य ने अपने ब्रांडेड कैजुअल कपड़े पहने थे, जो दिखाने में काफ़ी अट्रैक्टिव और फाइन लुक दे रहे थे। ऊपर से शौर्य का गठीला बदन उन कपड़ों को और ही अट्रैक्टिव बना रहा था। उसके पीछे सिया भी कार से उतरी। आज तक सिया को इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की क्वीन कहा जाता था और आज वह एक लड़के के साथ कॉलेज आई थी। हर दिन वह अपनी सिंपल ह्युंडई के कर में आती थी, लेकिन आज उसका मिजाज कुछ और था। सिया गाड़ी से उतरकर शौर्य को अपने हाथ से पकड़कर अंदर आने लगी। सिया की इस हरकत को देखकर कई लड़कों के दिल टूट गए थे। भले ही सिया एक पढ़ाकू लड़की थी और अपना चेहरा अपने चश्मे से ढका करती थी, पर उसका वह चश्मा भी उसे अधिक अट्रैक्टिव बनाता था। उसके कॉलेज में कई दिलफेक आशिक थे, पर कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि रोहन नंदा, जो कि नंदा एंटरप्राइजेज के मालिक का इकलौता बेटा था, वह सिया को बहुत पसंद करता था। जब निखिल ने उसे पूरे कॉलेज के सामने परेशान किया था तो रोहन ने उसे किडनैप करवाकर बहुत मारा था, लेकिन उसने अपना नाम आगे नहीं आने दिया था। आज तो सिया एक लड़के के बाहों में बाहें डालकर एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कॉलेज में आई थी, मानो उसे बाकी लोगों की परवाह ही नहीं थी। तभी रोहन, जिसे ये बात उसके चमचे ने बताई थी, वह ये देखने पहुंचा और उसने शौर्य को देखा। उसे वह चेहरा जाना पहचाना लगा, फिर भी उसे वह याद नहीं कर पा रहा था। फिर वह गुस्से में आगे बढ़ा और सिया के सामने जाकर चिल्लाते हुए बोला, सिया, ये क्या चल रहा है? और ये लड़का कौन है जिसके हाथ में हाथ डालकर तुम कॉलेज में घूम रही हो? तुम्हें जर्सी भी शर्म नहीं आई? फिर रोहन शौर्य की ओर देखकर बोला, और तुम चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ और इसके बाद सिया के आसपास भी नजर मत आना, वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। फिर रोहन ने उसी फ्लो में अपना हाथ बढ़ाकर सिया का हाथ पकड़ने की कोशिश की। तभी उसे अपने हाथ पर एक मजबूत पकड़ महसूस हुई। उसने जब देखा कि वह हाथ शौर्य का है तो वह गुस्से बोला, लड़के, हाथ छोड़ मेरा, वरना इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। तभी शौर्य ने रोहन के आंखों में देखकर पूछा, क्या तुम सिया के बड़े भाई हो क्या? जब रोहन ने ये सुना तो वह झल्लाया और बोला, मैं सिया का कोई भाई नहीं हूँ। शौर्य धीरे से फिर बोला, तो फिर उसके भाई की तरह उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का ज्ञान क्यों से रहे हो? तब रोहन एकदम चुप हो गया, उसे क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वह बोला, पहले मेरा हाथ छोड़, वरना तेरे दोनों हाथ तोड़कर रख दूंगा। इस बात पर शौर्य बोला, पहले अपना हाथ तो छुड़ा कर दिखा ना नल्ले, क्यों दिमाग का वो कर रहा है? और रही बात सिया की, तो वह किसी के साथ भी घूम सकती है जब तक उसका भाई आकर उसे न बोले, और तू तो उसका भाई नहीं है, फिर तेरी लंका क्यों लगी है? जब रोहन ने ये सुना तो वह एकदम शर्म से चुप हो गया। तभी शौर्य बोला, तेरा नाम रोहन नंदा है ना, विकास नंदा का बेटा? चल तुझे मैं अपना परिचय देता हूँ, मेरा नाम शौर्य है और मैं सिया अग्निहोत्री का सगा बड़ा भाई हूँ। आखिर की 2 लाइनें पूरे कॉलेज कैंपस में गूंज गई। फिर शौर्य रोहन को उसके कॉलर से पकड़कर बोला, तू अभी और विशाल अग्निहोत्री को जानता है न, और उनके साथ क्या हुआ है? रोहन, जिसने ये बात सुनी, तुरंत सदमे में आ गया और अपने घुटने पर बैठकर बोला, बड़े भाई माफ कर दो, गलती हो गई। इसके बाद मैं सिया के आसपास तो क्या कॉलेज कैंपस में भी नहीं आऊंगा। क्या करेगा शौर्य रोहन के साथ? क्या उसे वह कोई सजा देगा या उसे माफ कर देगा? एपिसोड 34 कॉलेज का पहला दिन पार्ट 2। शौर्य इस बात पर बोला, अरे साहब, ज्यादा डर गए क्या? अभी तो तुम मेरी बहन को ज्ञान दे रहे थे, अब क्यों इतना डर रहे हो? तुम तो मेरे हाथ तोड़ने वाले थे, तोड़ो ना फिर, जरा मैं भी देखूं कि विकास की औलाद जो इतनी उछल रही है इसमें कितना दम है। सिया, जो चुपचाप अपने भाई के बगल में खड़ी थी, सभी स्टूडेंट्स को देख रही थी। तभी उसे कुछ चरमरा कर टूटने की आवाज सुनाई दी। जब उसने नीचे देखा तो रोहन का राइट हैंड पूरी तरह मुड़ चुका था, मानो किसी रबर को ट्विस्ट किया हो। रोहन की एक दर्दनाक चीख निकली, पर शौर्य वहीं वहीं रुका। उसने उसके जबड़े को पकड़ा और हवा में उठा दिया और गरजकर बोला, आज के बाद अगर किसी ने सिया के साथ बदतमीजी तो उसका भी हाल ऐसा ही होगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बाप के पास बहुत पावर है तो उसे अग्निहोत्री मेंशन भेज देना, उसे समझ में आ जाएगा कि पावर होना और ताकत होने में क्या फ़र्क है। मुझे लगता है आपको आज का सबक अपनी ज़िंदगी भर याद रहेगा, वरना मुझसे एक बार मिल लेना, तुम्हें वह सबक बाय हार्ट करवा दूंगा।
शौर्य ने रोहन को हवा में उछाल दिया जैसे वो कोई कचरे का बैग हो। फिर वो सिया को उसके सेक्शन में छोड़कर हिस्ट्री डिपार्टमेंट में चला गया। इधर रोहन के दोस्त उसके आसपास खड़े हो गए और रोहन से पूछने लगे, बॉस आप अचानक चुप क्यों हो गए, आप उसे सबक सिखा सकते थे ना। तभी दूसरा साथी बोला, मैं अभी गुड्डू यादव के आदमियों को बुलाता हूँ, साले को आज कॉलेज के बाहर जाते ही पीट देंगे। तभी रोहन बोला, तुम लोगों को कब अक्ल आएगी बेवकूफों, तुम्हें मालूम है वो कौन है, वो शौर्य है। शौर्य, उसने अभी अग्निहोत्री और विशाल अग्निहोत्री के हाथ पैर उनके पूरे फैमिली के सामने तोड़ दिए। और तुम्हें वो लड़की रिया याद है जो अभी के साथ घूमती थी, जो उसकी मेड थी, उस लड़की को शौर्य ने सिर्फ एक हाथ से गला दबाकर मार दिया और किसी ने छू तक नहीं किया। इतना ताकतवर अग्निहोत्री परिवार आज सिर्फ उसके घर में कदम रखते ही कांपने लगता है। तुम उसे मारना चाहते हो और अभी किसी ने कहा कि वो गुड्डू यादव को यहाँ बुलाएगा। तो तुम्हें बता दूं, गुड्डू यादव कल ही गुजरात छोड़कर चला गया, वो भी अपनी फैमिली के साथ। उसका कारण भी शौर्य ही है। गुड्डू यादव ने दुष्यंत अग्निहोत्री पर कल हमला किया था, वो भी गन से, लेकिन उसके सारे आदमी मारे गए पर दुष्यंत को एक खरोंच भी नहीं आई। तुम्हें पता है उस वक्त उसके साथ शौर्य था और उसने ही गुड्डू के सारे आदमियों को मार दिया था, सिर्फ एक को जिंदा छोड़ दिया था। और उन 19 लोगों की लाशें भी किसी को नहीं मिली, मानो वह हवा में गायब हो गई हो। अब बताओ, मैं इतना सब जानकर भी शौर्य के साथ पंगा लूंगा? उसने तो मेरा हाथ सिर्फ टेढ़ा करके छोड़ा है, उखाड़ा तो नहीं। अगर मेरे पापा को ये बात पता चली तो पहले वो मुझे मारेंगे और फिर अपने आप को। तो सोच लो, क्या तुम्हें उससे दुश्मनी लेनी चाहिए? रोहन नंदा शौर्य की कहानी अपने साथियों को ऐसे सुना रहा था मानो किसी मूवी की स्टोरी बता रहा हो, लेकिन जिन्होंने इसे सुना उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। पूरे कैंपस में ये बात आग की तरह फैली। सभी लोग आज शौर्य के बारे में डिस्कस कर रहे थी। सुबह के 4 लेक्चर खत्म होने के बाद लंच ब्रेक हुआ तो शौर्य सिया के सेक्शन में पहुंचा और उसे लेकर कैंटीन चला गया। जैसे ही वह दोनों कैंटीन पहुंचने वाले थे तभी एक काले रंग की मर्सिडीज बेंज आकर रुकी और उसमें से निखिल और अनिका बाहर निकले। उन दोनों के चेहरे सूजे हुए थे और निखिल लंगड़ाते हुए सिया के कदमों में गिर गया और सिर पटक पटक कर उससे उस दिन की बेइज्जती के लिए माफी मांगने लगा। अनिका ने भी ऐसा ही किया। तभी शौर्य बोला, तो मेरी प्यारी सिस्टर, कैसा लगा आपको? क्या आप और किसी को सुधारना चाहती हो? अगर है कोई तो बता दो, हमें उसे भी ऐसा ही सीधा कर देंगे। तुम्हारा भाई जो बोलता है वो करता है और जो नहीं बोलता वो तुम समझ जाओ। ऐसा बोलकर शौर्य खुद ही हंसने लगा। सिया जो शांत थी वह भी थोड़ा मुस्कुराए और निखिल से बोली, तुम दोनों यहाँ से दफा हो जाओ और इसके बाद मुझसे उलझने की कोशिश भी मत करना। उनके चले जाते ही दोनों भाई बहन कैंटीन में चले गए। इधर प्रिंसिपल के केबिन में यह बात पहुंची तो उसने अपना सिर पकड़ लिया और उसने दुष्यंत को कॉल लगा दिया। उसने दुष्यंत को रोहन नंदा की सारी हकीकत बता दी। तभी दुष्यंत दूसरी तरफ से बोला, शौर्य ने जो किया वह एक भाई ने बहन के लिए अपना धर्म निभाया है, उसमें कोई गलती नहीं है। और रही बात विकास नंदा की तो उसे सिर्फ इतना बता देना कि शौर्य ने उसके बेटे को जिंदा छोड़ दिया है। इतना कहकर दुष्यंत ने फोन काट दिया। प्रिंसिपल ने गहरी सांस ली और खुद को नॉर्मल किया और अपने अटेंडेंट को बुलाकर बोला, ये मैटर सेटल हो चुका है और इसे इतने तक ही रहने दिया जाए और सभी को बता देना सिया से दूर रहे और उसके साथ कोई बदतमीजी करेगा तो उसे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा और शौर्य की पिटाई अलग मिलेगी। शौर्य और सिया ने दोपहर तक कॉलेज पूरा अटेंड किया और वे दोनों घर के लिए निकल गए। आज दिन भर कॉलेज में सिया से जलने वाली लड़कियां बार बार शौर्य के बारे में पूछने उसके पास आ रही थी, लेकिन दिन भर में एक भी लड़का उसके आसपास नजर नहीं आया। सिया को अब कॉलेज में जो घुटन महसूस होती थी वह गायब हो गई। जब वे घर लौटे तो शौर्य को कुछ याद आया और वह अपने विला पर पहुंचा। उसने फिर अपनी आंखें बंद की तो वह गायब हो गया और जब खोली तो वह डायमेंशन के अंदर था। माया एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर साधना कर रही थी। शौर्य के आहट से वह तुरंत उठ गई और शौर्य की ओर उड़ाते हुए पहुंच गई। शौर्य ने जब उसे देखा तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आई और वह मन ही मन में बोला, यार ये अप्सरा तो अप्सरा होती है, बेहद खूबसूरत और इनमें कोई कमी होती ही नहीं। उसके नजरों को देखकर माया प्यार से बोली, स्वामी मैं देख रही हूँ आप कुछ ज्यादा ही खोए खोए हैं। क्या बात है, क्या आपका दिल मुझ पे तो नहीं आ गया है? जब शौर्य ने ये सुना तो उसने अपनी नजरें फेर ली। शौर्य अपनी नजरें चुराते हुए बोला, वैसी कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें अपने साथ ले जाने आया था। क्या तुम तैयार हो बाहर की नई दुनिया देखने के लिए? शौर्य की बात सुनकर माया बहुत खुश हुई और बोली, जी स्वामी मैं तो कब से रेडी होकर बैठी हूँ, बस आपका ही तो इंतजार था। शौर्य ने उसका हाथ धीरे से पकड़ा और उनके सामने एक पोर्टल प्रकट हुआ। शौर्य और माया जब बाहर आई तो वे दोनों उसके विला के अंदर थे।
क्या करने वाला है शौर्य माया को बाहर बुलाकर? क्या होगा अगर माया और आर्या आमने सामने आई तो? कैसे संभालेगा शौर्य अपने आप को आर्या के गुस्से से? एपिसोड 35 फैम फेटल। खूबसूरत लड़कियां मुसीबत की दुकान होती है और वह जहां जाती है मुसीबत उनके पीछे चली आती है और इस समय जो उनके साथ होता है उसकी लंका लगी जाती है। किसी अंग्रेजी के लेखक ने इस बात को बड़ी सरलता से इस परिस्थिति को नाम दिया था फैम फेटल। इसका मतलब है सुंदर स्त्रियों की वजह से आने मुसीबतें। शौर्य और माया विला में खड़े थे। माया ने इधर उधर देखा और उसे हर वो आधुनिक चीज नहीं थी, उसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। तभी शौर्य ने कुछ सोचकर अपने दिमाग में आधुनिक वस्तुओं की जानकारी एकत्रित की और उसे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ सारी जानकारी माया के दिमाग में डाल दी। जैसे ही सारी जानकारी माया के दिमाग में ट्रांसफर हुई वह थोड़ा नॉर्मल हो गई। फिर भी उसकी इस सदी को पास से देखने की उत्सुकता बहुत ज्यादा थी। तो शौर्य ने सोचा क्यों न इसे घुमाकर लाया जाए, इस वजह से उसकी शॉपिंग भी हो जाएगी और वह इस दुनिया को अच्छे से समझ भी पाएगी। शौर्य इस खूबसूरत बला को अपनी कार में बिठाकर शहर के सबसे बड़े मॉल में लेकर आया। ये ओरिएंट मॉल था। यहाँ पर हर उस लग्जरी ब्रांड का शोरूम था जो भारत में कहीं नहीं मिलेंगे। शौर्य माया का हाथ पकड़कर मॉल में दाखिल हुआ। जैसे ही वह अंदर आए सारे लोगों की नजरें माया पर अटक गई थी। ऐसा तो होना ही था क्योंकि आज शौर्य अपने साथ कोई इंसान नहीं बल्कि अप्सरा लेकर घूम रहा था। शौर्य पहले उसे एक कपड़ों की दुकान में ले गया और उसने वहां की सेल्स लेडी की मदद से एक सबसे सुंदर साड़ी माया को पहना दी। साड़ी पहनते ही लगभग आधे से ज्यादा नजरें कम हो गई। साड़ी पहनने के बाद उस लड़की की खूबसूरती और निखर जाती है, लेकिन ये उन नजरों को भी कम कर देती है जो इस स्त्री को गंदी नजरों से देख रही थी। साड़ी पहनने के बाद माया और भी ज्यादा मोहक लग रही थी। शौर्य ने अपने मन को काबू किया और उसे स्नैक्स कॉर्नर पर ले गया। यहाँ हर तरह के चाट बिक रहे थे। शौर्य जानता था कि माया भी एक लड़की है तो उसे चाट जरूर पसंद आएगा। और ऐसा हुआ भी। माया तो मानो किसी भूखे भेड़िए की तरह चाट को सफाचट कर रही थी। उसे हर कोई अजीब नजरों से देख रहा था। भले ही वह बहुत ज्यादा चाट खा चुकी थी, लेकिन उसके खाने का ढंग एकदम शालीन और नम्र था। हर तरह की चाट का स्वाद लेने के बाद शौर्य उसे ग्रोसरी सेक्शन में ले गया। यहाँ शौर्य उसे जानबूझकर लाया था ताकि वह मसाले और खाने की सामग्री को अच्छे से सीख सके। शौर्य ने ढेर सारा सामान खरीद लिया। बिल पेमेंट करने के बाद उसने सारा सामान रिंग में डाल दिया। तभी माया की नज़र टीवी पर पड़ी और वह बोली, स्वामी हमारे घर पर वैसी वस्तु नहीं है। मैंने सीखा है कि इसके जरिए हम कुछ भी देख सकते हो। स्वामी मुझे वह वस्तु चाहिए। शौर्य लाचारी से मुस्कुराया और उसने एक बड़ा सा टीवी खरीद लिया। जब सारी शॉपिंग हो गई तो शौर्य माया के साथ बाहर आने लगा, तभी कुछ छपरियों ने उसे घेर लिया। वो लोग आगे कुछ बोल पाते उससे पहले शौर्य ने उन्हें कुत्ते की तरह पिट दिया। इतनी देर से जो शॉपिंग करने से उसके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन था वह उसने उन लोगों पर निकाल दिया। शौर्य और माया जैसे ही पार्किंग लॉट में आए तो उनके आगे एक कार आकर रुकी। उसमें से एक अधेड़ आदमी निकला और वह बोला, ए लड़के उस औरत को हमारे पास यहाँ छोड़कर निकल जा। आज अपन का दिल इस पर आया है। शौर्य ने उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, क्यों बे बुढ़े, तुझे बुढ़ापे पे में जवानी चढ़ी है क्या? पहले अपनी हालत देख और फिर ऐसी बातें करना। तेरी बेटी की उम्र की है वह। जब उस आदमी ने अपने लिए इतनी अपमानजनक बात सुनी तो वह बौखला गया। इस लड़के के हाथ पैर तोड़ दो और उस लड़की को मेरे पास उठा कर लाओ। उसके आदमी जिन्होंने ये सुना था हाथ में स्टिक्स और रोड्स लेकर शौर्य की तरफ दौड़ पड़े। शौर्य ने एक नज़र माया को देखा जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। फिर शौर्य ने माया को कमर में हाथ डालकर उठाया और अपनी गाड़ी के बोनट पर बिठा दिया और बोला, एंजॉय द शो। शौर्य अपने दोनों पॉकेट में हाथ डालकर चलते हुए आराम से उन लोगों के सामने आकर खड़ा हो गया, जैसे बोल रहा हो, आओ अपनी इच्छा पूरी कर लो। उन आदमियों ने भी न आव देखा न ताव और उस पर सीधा हमला बोल दिया। उनके हथियार शौर्य के शरीर को छूने ही वाले थे, तभी कुछ ऐसा हुआ कि किसी ने सोचा नहीं था। शौर्य पर किए हुए सारे वार उसके शरीर से आए पार चले गए, मानो वह शौर्य था ही नहीं। सभी गुंडे अब थोड़ा डर गए थे, लेकिन शौर्य ज्यों का त्यों वही खड़ा था। सभी गुंडे फिर से अलर्ट हो गए और उन्होंने इस बार फिर शौर्य पर हमला किया। नतीजा इस बार भी सेम निकाला। अब गुंडों डर बहुत बढ़ गया था। शौर्य जो आराम से खड़ा था बोला, क्या हुआ बच्चों, तुम्हारा निशाना नहीं लग रहा है? चलो कोई न, अब मेरी बारी। शौर्य उसकी जगह से हवा में गायब हो गया। तभी हर तरफ उन गुंडों की चीखें सुनाई दे रही थी। 10 सेकंड बाद जब शौर्य वापस उसी जगह आ गया तभी सारे गुंडे जमीन पर पड़े पड़े कराह रहे थे।
किसका हाथ टूटा था, किसी का पैर टूट गया था, किसी के पेट मार लगी थी तो कोई बेहोश हो गया था। उनका लीडर जो इतनी देर से ये देख रहा था वह बुरी तरह से कांप रहा था। उसका शरीर पसीने से भीगा था और उसकी जबान लड़खड़ा रही थी। शौर्य आराम से चलकर उसके पास आया और बोला, और बुढ़े तेरे तो सारे आदमी लुढ़क गए, अब बता तेरा क्या किया जाए। तुझे बहुत शौक है ना दूसरों की बहन बेटियां अगर पसंद आए तो उठाने का। चलो फिर आज के बाद उन बहनों को हम न्याय दिलाएंगे। इतना कहकर शौर्य ने उस आदमी को कॉलर से पकड़कर उठा लिया और एक जोरदार अपने घुटने से उसके दोनों टांगों के बीच वार कर दिया। वह वार इतना जोरदार था कि उसके सारे ऑर्गन मानो पेस्ट बन गए हो। उसके घावों से खून गिर रहा था और वह आदमी बेहोश होने वाला था। शौर्य ने उसके सारे पेन रिसेप्टर्स कर दिए और उसे बेहोश होने से रोक दिया। शौर्य ने फिर उस आदमी की एक एक उंगलियों को उखाड़ना चालू कर दिया। कुछ देर बाद जब उसके पेन रिसेप्टर चालू हो गए तो वह उस दर्द को सहन नहीं कर पाया और बेहोश हो गया। कुछ गुंडे जो चल फिर सकते थे उन्हें देखकर शौर्य बोला, इसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाओ वरना ये मर जाएगा। इतना कहकर शौर्य वहां से चला गया। इधर जब गुंडों ने ये सुना तो वह मन ही मन सोचने लगे, पहले खुद उसे मौत के द्वार पर ले जाते हो और ऊपर से उसकी जान बचाने की बात करते हो, तुम इंसान नहीं हो। उन गुंडों ने जैसे तैसे उस आदमी को गाड़ी में डाल दिया और हॉस्पिटल ले गए। अब क्या होगा आगे, क्या कोई मुसीबत उसके घर तक भी आ जाएगी, क्या माया के होने का आर्या को पता चल जाएगा। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ नॉवल बॉय डॉन पर और सब्सक्राइब फॉर न्यू वीडियो।